काली होने वाली है आज की रात। डियर लिसनर, कल आपने सुना कि ठाकुर सम्राट सिंह जी ने डॉक्टर अग्रवाल से प्रोफेसर मिश्रा को उनकी हवेली ले जाकर ट्रीटमेंट करने को कहा, जिस पर डॉक्टर अग्रवाल उनसे कहते हैं कि इस बात में रिस्क हो सकता है, क्योंकि ट्रीटमेंट होने के बाद देखभाल के लिए तो घर पर रखा जा सकता है, लेकिन ट्रीटमेंट के लिए घर पर ही रखना ये ठीक नहीं होगा। उसके अलावा डॉक्टर अग्रवाल ने ये भी कहा कि वो नर्स और बाकी स्टाफ को तो भेज सकते हैं, लेकिन वो खुद हॉस्पिटल छोड़कर नहीं आ सकते। जिस पर ठाकुर सम्राट सिंह जी ने उनसे कहा कि आप यहाँ अस्पताल के लिए दूसरा स्टाफ मंगवा लीजिए, पर आप हमारे साथ चलिए, इसके लिए हम आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करने के लिए भी तैयार हैं। डॉक्टर अग्रवाल ने उस समय तो उनसे हाँ कर दिया। इसके बाद ठाकुर सम्राट सिंह जी ने सौरभ से इस बारे में बात की और सौरभ को भी सारी बातें बताई, जिस पर सौरभ काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया और इस बार तो वो सानवी के साथ भी अपनी परेशानी शेयर नहीं कर सकता था। तभी सानवी भी अपने कमरे में चूहे की होने की वजह से चिल्लाती है, जिससे सौरभ उसके कमरे में गया और सानवी की ये हरकतें देखकर उस पर हंसने लगता है। लेकिन इतनी ज़्यादा हंसी के बाद भी सौरभ दिल से खुश नहीं था और इस वक्त उसे प्रोफेसर मिश्रा की हद से ज़्यादा चिंता हो रही थी। यहाँ तक कल आपने सुना था। अब आगे। सौरभ सानवी के साथ तो रूम में था, लेकिन खुश नहीं था। न जाने क्यों परेशानी उसके मन में थी और सानवी इस बात को समझ गई थी। सानवी सौरभ से पूछती है, क्या हुआ सौरभ, तुम परेशान लग रहे हो? अभी तक तो मेरी इतनी मजाक उड़ा रहे थे तुम्हारी हंसी में मुझे वो खुशी नहीं दिखाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे तुम परेशान हो। अगर ऐसी कोई बात है तो तुम मुझसे बात कर सकते हो। क्या मेरी किसी बात से तुम परेशान हो, या प्रोफेसर मिश्रा के बारे में कुछ पता चला? उनकी तबीयत ठीक तो है ना? कुछ रिकवरी हुई? सौरभ सानवी से कहता है, नहीं तो सानवी, कोई भी बात नहीं है, सब बिल्कुल ठीक है और प्रोफेसर मिश्रा भी ठीक हैं। उनको कुछ देर के लिए होश आया था, पर वीकनेस के कारण वो कुछ बोल ही नहीं पाए। बाकी सब ठीक है। थोड़ी देर पहले कॉल आई थी वहाँ से, मैं अभी आता हूँ। सौरभ और देर वहाँ नहीं रुक सकता था, क्योंकि अगर वो वहीं रुकता तो सानवी बार बार उससे सवाल पूछती और बार बार वो उससे झूठ नहीं कह सकता था। लेकिन अभी सच को छुपाने से बेहतर उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। सानवी सौरभ से पूछती है, कहाँ से आता हूँ, कहाँ जा रहे हो, कुछ काम है क्या? सौरभ सानवी को शांत मन से जवाब देता है, कुछ नहीं सानवी, मैं बस अभी किचन में थोड़ा काम करके आता हूँ। तुम्हारे लिए कुछ खाना भी तो बनाना है ना? स्पेशल तो नहीं बन पाएगा, लेकिन कुछ तो खिलाना पड़ेगा तुम्हें। चलो मैं अभी आया, तुम तब तक जो कर रही थी वो करो, पर प्लीज़ ऐसे चिल्लाना मत अगली बार से। अगर चूहा दिखे तो मुझे कॉल कर देना, मैं तुरंत आ जाऊँगा, लेकिन तुम चिल्लाती हो ना तो मेरी जान निकल जाती है। सानवी सौरभ से कहती है, तुम मेरी केयर कर रहे हो या मेरा मजाक उड़ा रहे हो? कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। और अब जब कुछ स्पेशल बन ही नहीं रहा है तो मैं भी तुम्हारी हेल्प करूँगी। मैं भी आ रही हूँ तुम्हारे साथ किचन में। वैसे भी मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है और कुछ बताना भी है। सौरभ अभी सानवी के सामने रहना नहीं चाहता था, लेकिन सानवी की बातों के सामने उसकी एक भी न चल पाई और उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो सानवी को मना कैसे करे। सौरभ सानवी को टालने की कोशिश करते हुए कहता है, सानवी क्या करोगी तुम आकर? वैसे भी मैं कुछ हल्का फुल्का ही बना रहा हूँ, तुम आराम करो ना। वैसे भी जब से तुमने दवाइयाँ खाई हैं तुमने आराम किया तो है नहीं। सुबह से कब से कह रहा हूँ कि थोड़ा रेस्ट कर लो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपना पहले फ़ोन चलाना है, फिर तुम्हें चूहे को देखकर चिल्लाना है। सानवी सौरभ से कहती है, वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं थकी नहीं हूँ और मुझे रेस्ट भी नहीं करना। मुझे अभी किचन में आना है और तुम्हारे साथ हेल्प करनी है और तुम्हें कुछ बताना भी है। अब मैं चल रही हूँ तो चल रही हूँ, बस बात खत्म। इतना कहने के बाद सानवी सौरभ के साथ किचन में चली जाती है। सानवी को समझ आ रहा था कि सौरभ किसी बात से परेशान तो है, लेकिन सौरभ और ज़्यादा परेशान ना हो, इसलिए सानवी ने उसे अब आगे कुछ भी नहीं पूछा, क्योंकि सानवी सोच रही थी कि अगर सौरभ को कुछ बताना होगा तो वो खुद ही बता देगा। सौरभ सानवी से कहता है, तुम बहुत जिद्दी हो सानवी। चलो ठीक है, अब तुम किचन में आई ही हो तो हेल्प करो, थोड़ा सा आटा गूंद दो और फिर उसके बाद बताऊंगा कि क्या हेल्प करनी है। मैं जस्ट 2 मिनट में आया। जैसे ही सौरभ बाहर निकलने के लिए मुड़ता है, सानवी सौरभ का हाथ पकड़ लेती है और पूछती है, अब कहाँ चल दिए तुम? सौरभ सानवी की ओर मुड़ते हुए कहता है, मैं प्रोफेसर मिश्रा के बारे में जानने के लिए कॉल करने जा रहा हूँ। इतना बोलकर सौरभ किचन से बाहर ड्राइंग रूम में आ जाता है और सीधा ठाकुर सम्राट सिंह जी को कॉल करता है।
सौरभ के कॉल करते ही ठाकुर सम्राट सिंह जी फ़ोन उठा लेते हैं, जैसे उन्हें सौरभ की ही कॉल का इंतज़ार हो। फ़ोन उठाते ही ठाकुर सम्राट सिंह जी सौरभ से कहते हैं, हेलो सौरभ, हम तुम्हें ही कॉल करने वाले थे। हम बस ये बताने जा रहे थे कि हमने यहाँ डॉक्टर से बात कर ली है। फ़िलहाल तो डॉक्टर ने हाँ बोल दिया है, लेकिन उनका हाँ बोलना ना बोलना कुछ समझ ही नहीं आ रहा। पता नहीं क्या डिसीज़न होगा उनका। सौरभ ठाकुर सम्राट सिंह जी से कहता है, दादू साहब, मुझे प्रोफेसर मिश्रा की बहुत चिंता हो रही है। जब से आपने बताया है कि उन्होंने वो सेंटेंस बोले थे, तब से मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि आप लोग कैसे वहाँ पर अभी रुकोगे। ऐसा है तो वहाँ तो खतरा है, और इस तरह से तो प्रोफेसर मिश्रा की जान को भी खतरा हो सकता है। मुझे प्रोफेसर मिश्रा को जैसलमेर भेजना ही नहीं चाहिए था अकेले। ठाकुर सम्राट सिंह जी सौरभ से कहते हैं, देखिए सौरभ, खुद को ब्लेम मत कीजिए। आपने कुछ भी नहीं किया है, और आपको पता है ना, जो हमारे भाग्य में लिखा होता है वो होकर ही रहता है, चाहे हम उसे कितना भी बदलने की कोशिश कर लें। हो सकता है प्रोफेसर मिश्रा का जैसलमेर आना पहले से ही तय हो। सौरभ ठाकुर सम्राट सिंह जी से कहता है, आप कह तो बिल्कुल सही रहे हैं दादू साहब, लेकिन क्या आपको पता है कि भाग्य को बदला जा सकता है, लेकिन सिर्फ तभी जब आप समझदारी और विवेकपूर्ण ढंग से काम करें। नहीं तो ऐसे सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ठाकुर सम्राट सिंह जी सामने की ओर देखते हुए सौरभ से फ़ोन पर कहते हैं, सौरभ, हम आपसे थोड़ी देर बाद बात करते हैं। डॉक्टर आ रहे हैं, उनसे हम आगे की बात करते हैं कि क्या प्रोसीजर है और हमें क्या करना है। ठीक है, तुम अपना ध्यान रखना, और हम करते हैं जो हो सकता है हमसे। सौरभ ठाकुर सम्राट सिंह जी से कहता है, दादू साहब, कुछ भी पता चले या कोई भी बात हो, प्लीज़ मुझे ज़रूर बता देना, ठीक है? मुझे आपके फ़ोन का इंतज़ार रहेगा। अभी आप डॉक्टर से बात कर लीजिए। ठाकुर सम्राट सिंह जी फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देते हैं और डॉक्टर के पास खुद ही चले जाते हैं। ठाकुर सम्राट सिंह जी डॉक्टर से कहते हैं, डॉक्टर अग्रवाल, आपने प्रोसीजर शुरू किया क्या? मतलब शिफ्ट कितनी देर में हो जाएंगे और इसके लिए क्या प्रक्रिया है? डॉक्टर अग्रवाल ठाकुर सम्राट सिंह जी से कहते हैं, देखिए ठाकुर साहब, मैंने इस बारे में अपनी टीम से बात की और वो सब इस बात के लिए पूरी तरीके से मना कर रहे हैं। उनकी तरफ से एकदम साफ मना है। उनका कहना है कि ऐसा पेशेंट जिसका ट्रीटमेंट अभी शुरू भी नहीं हुआ है, ऐसे पेशेंट को हम घर के लिए कैसे रेफ़र कर सकते हैं? माफ़ कीजिएगा, हमें आपको आज रात को यहीं रुकना पड़ेगा और उसके बाद देखते हैं। अगर उनकी हालत में कुछ सुधार हुआ और ऐसा लगेगा कि घर में वो रिकवरी कर सकते हैं तो हम उन्हें घर भेज देंगे, फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठाकुर सम्राट सिंह जी डॉक्टर से कहते हैं, डॉक्टर अग्रवाल, आप हमें समझ नहीं रहे। हमारा यहाँ से जाना बहुत ज़रूरी है, हम बाहर नहीं रुक सकते। डॉक्टर अग्रवाल ठाकुर सम्राट सिंह जी से कहते हैं, और आप हमें नहीं समझ रहे ठाकुर साहब। हर एक चीज़ को हमें देखना पड़ता है। उसके ऊपर कहीं पेशेंट को कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? अस्पताल प्रशासन तो इसके लिए बिल्कुल जिम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि गैर जिम्मेदाराना हरकत आप कर रहे हैं। हम कैसे किसी मरीज को एक जगह से दूसरी जगह को गाड़ी में इतने लंबे सफ़र में ले जा सकते हैं? आप खुद ही सोचिए ना। ठाकुर सम्राट सिंह जी कहते हैं, देखिए डॉक्टर साहब, प्लीज़ एक बार फिर से कोशिश करके देख लीजिए। एक बार बस, क्या पता कुछ हो जाए, क्योंकि हम यहाँ नहीं रुक सकते। डॉक्टर ठाकुर सम्राट सिंह जी से कहते हैं, ठाकुर साहब, हम आपके जज्बात की कदर करते हैं, लेकिन आपको भी पता है कि ऐसा होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। गाड़ी में इधर उधर ले जाने की वजह से कोई और भी प्रॉब्लम आ गई तो ठाकुर सम्राट सिंह जी काफ़ी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि शायद आज की रात उनकी ज़िंदगी की सबसे काली रात होने वाली थी। आज पूरी रात उन्हें अपनी हवेली से बाहर रहना था, जो कि अब तक किसी खतरे का सिग्नल लग रहा है। डॉक्टर साहब इतनी बात करने के बाद चले जाते हैं और ठाकुर सम्राट सिंह जी वहीं निःशब्द खड़े हो जाते हैं। उनको समझ ही नहीं आ रहा होता है कि अब आगे क्या करें, और तुरंत फ़ोन निकालकर सौरभ को फ़ोन करते हैं। वहाँ जोधपुर में सौरभ का घर। जैसे ही ठाकुर सम्राट सिंह जी का फ़ोन सौरभ के पास आता है, सौरभ तुरंत ही फ़ोन उठा लेता है। हालांकि तब वो किचन में सानवी के ही साथ होता है। सौरभ ठाकुर सम्राट सिंह जी से कहता है, हेलो, कैसे हैं सर अभी, और क्या इन्फॉर्मेशन है? ठाकुर सम्राट सिंह जी सौरभ से कहते हैं, देखो सौरभ, हमने यहाँ डॉक्टर अग्रवाल से बात तो करी थी, लेकिन उन्होंने अभी अभी मुझे बताया कि उनकी टीम ने ऐसा करने से बिल्कुल साफ मना कर दिया है, क्योंकि ऐसा करने से बहुत रिस्क हो सकता है, और अगर उसके बाद कुछ भी होता है तो उसके रिस्पॉन्सिबल हम होंगे, हॉस्पिटल नहीं।
सौरभ वहीं सानवी के सामने बोलता है, अरे ऐसे कैसे कर सकते हैं ये लोग? अभी थोड़ी देर पहले तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला था। फाइनल डिसीजन क्या है लेकिन? क्योंकि उस समय सानवी भी किचन में ही थी, इसलिए सानवी को आधी बातें तो समझ में आ रही थी जो उसके सामने हो रही थी, लेकिन दूसरी तरफ से कौन क्या बोल रहा है उसको समझ में ही नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ से ठाकुर सम्राट सिंह जी सौरभ से कहते हैं, अब हमें समझ नहीं आ रहा कि हम किस तरह से उनका ध्यान रखें। ये तो बहुत ज़्यादा खतरे वाली बात हो गई है। सौरभ ठाकुर सम्राट सिंह जी से कहता है, सही कहा आपने, खतरे की बात तो हो गई है। एक काम कीजिए, आप वहाँ घर से, मेरा मतलब हवेली से, प्रोफेसर साहब का किसी से बैग मंगवा लीजिए। उसके बाद क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा। आखिर क्या खतरा आने वाला था ठाकुर सम्राट सिंह जी और प्रोफेसर मिश्रा के ऊपर? आखिर सौरभ ने ठाकुर सम्राट सिंह जी से प्रोफेसर मिश्रा का बैग मंगवाने को क्यों कहा? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और कहानी को लगातार सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और सुनते रहिए ये प्यारी सी कहानी रिश्ता पूर्व जन्म का। धन्यवाद।